कश्मीर के पुलवामा में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद सिक्योरिटी एजेंसियां तेजी के साथ अपना काम कर रही हैं। जहां दुनिया भर में पाकिस्तान को जलील करने और दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वाले मुल्क के तौर पर उसे पेश करने की हिकमत अमली पर काम हो रहा है, वहीं घर में पल रहे दहशतगर्दों को भी बेनकाब किया जा रहा है। और इसी सिमत में यूपी एटीएस ने सहारनपुर के देवबंद से 2 मुश्तबा दहशतगर्दों को पकड़ा है। इसके अलावा वहां रह रहे उड़ीसा के कुछ तलबा भी हिरासत में लिए गए हैं। बड़ा सवाल यह है कि कैसे काम कर रहा है जैश का यह जाल, और अब तक इन इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं इन तक अपनी पहुंच पकड़ क्यों नहीं बना पाई हैं। तो आइए आगाज करते हैं। आइए मैं तारुफ करा दूं हमारे मेहमानों का। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है डॉक्टर JN चेंबर साहब, जो कि यूपी के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे हैं। आपका खैर मकदम है सर। मेरे साथ जयवीर सिंह जी भी स्टूडियो में तशरीफ ला रहे हैं थोड़ी देर में, साबिक IG हैं आप। और मेरे साथ प्रोफेसर राजवीर शर्मा भी इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, सियासी तज्जियाकार के तौर पर। उनसे बहुत सारी बातों को मैं समझूंगा। स्वदेश सिंह भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, उनसे हम बात करेंगे। नौजवान लीडर है, बहुत ही जारहाना अंदाज में अपनी पार्टी का मौकिफ रखते हैं। सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब को भी हमने स्टूडियो में बुलाया है, थोड़ी देर बाद हमारे साथ होंगे। वो चेयरमैन है अंजुमन मिनहाजे रसूल की। बात करेंगे बहुत सारे मौजू पर, खासतौर से इंतहा पसंदी पर, रेडिकलाइजेशन पर, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। कैसे ये सर उठा रहा है, इस पर भी बात बहुत जरूरी है। तो आइए इस बहस का आगाज करते हैं। और सबसे पहले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनका ताल्लुक कश्मीर से है, और यह कहा जा रहा है कि ये लोग जैश के लिए काम करते थे। और इससे पहले भी हालांकि देवबंद से बहुत से लड़के उठाए गए हैं और कई लोगों से पहले भी पूछताछ की जाती रही है। मैं सबसे पहले आ रहा हूं JN चेंबर साहब के पास, डॉक्टर JN चेंबर साहब के पास। 2 मिनट में सर अपनी बात रखिए। इंटेलिजेंस एजेंसियां इससे पहले क्या कर रही थी? अब यह हादसा, यह मामला, यह सानहा हुआ है, इसके बाद यह तेजी है या यह एक रूटीन काम है? सबसे पहले तो मैं यूपी पुलिस को और ATS को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ी एक अचीवमेंट की है और जो दहशतगर्द हैं उनको पकड़ा है। और उम्मीद की जाती है कि और भी जिन इनके जो साथी हैं जहां कहीं छुपे हुए हैं, हमारी यूपी पुलिस और इनके जो विशेष अंग है ATS जैसे, वो तलाश लेंगे। और जहां तक इंटेलिजेंस की बात है, देखिए हमारी जो राष्ट्र की इंटेलिजेंस है, IB है, वो अपना काम कर रही है, और स्टेट की IG इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट जो है वो भी अपना काम कर रहा है। और इसके साथ साथ हमारी लोकल इंटेलिजेंस भी होती हैं, जो तीनों ही कहीं ना कहीं अपना जो है ये सुराख निकाल लेते हैं और इस तरह की अचीवमेंट हो जाती है। बाकी कहना कि पीछे क्यों नहीं किया गया, ये मैं समझता हूं कि पीछे भी यही इंटेलिजेंस काम करती रही है। तो जब कभी कोई सुराख मिलता है तो उस पर हमारी जो फोर्सेस हैं वो एकदम एक्टिव हो जाती है, और आपके सामने ये नतीजा है। ठीक है, मैं आऊंगा सर आपके पास और भी सवालों के साथ। मैं सैयद अतर हुसैन दहलवी साहब की तरफ जाऊंगा, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ गए हैं। दहलवी साहब, आपसे मैं बात जरूर जानना चाहूंगा, समझना चाहूंगा, खास तौर से इस्लाम की ढाल लेकर के। पहले तो 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा, फिर बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगा। इस्लाम की ढाल लेकर के ये तंजीमें जो है आगे बढ़ती हैं, कहीं ना कहीं इस्लाम की दुहाई देते हुए ये अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश करती हैं, और ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, हालत है। क्या हम सबको इसके लिए फिक्रमंद होना चाहिए सर? देखिए, सबसे अहम तरीन चीज़ है कि पूरी दुनिया में दहशतगर्दी मुख्तलिफ नामों के साथ अपने आप को मुतारिफ कराते आई है जी। कहीं वो इलाके के नाम पे होती है, कहीं कल्चर के नाम पे होती है, कहीं आज़ादी, अलग अलग तरीक़ों से, जिसकी हिंदुस्तान में 2 सूरतें हमको नजर आई। एक नक्सलाइड है, दूसरा खुद इस्लामी दहशतगर्दी, जिसको आप समझ रहे हैं। और मैं समझता हूं कि मुख्तलिफ लोग इसको ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते रहे। बदकिस्मती ये है कि आज जिस जगह पर ये 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, अव्वल तो ये कि दारुल देवबंद के, चूंकि देवबंद शहर से गिरफ्तार हुए, दारुल देवबंद से इनका कोई ताल्लुक नहीं था, नहीं वहाँ के तालिब इल्म थे। और दूसरा, ये वही दारुल देवबंद है जो लगातार दहशतगर्दी के खिलाफ फतवे जारी कर चुका और ये कह चुका है, बल्कि इस हादसे के बाद भी उन्होंने कहा किसी भी सूरत में खुद यानी फिदाइन या खुदकश जो हमले हैं उनको जायज़ करार नहीं दिया जा सकता जी। तो बज़ाहिर एक ढाल। और इसको अगर आप देखिए कि दुनिया में जिन लोगों ने इनको बढ़ावा दिया, पाकिस्तान का नाम लेकर मैं कह रहा हूं, आज पाकिस्तान खुद इसकी लपेट के अंदर। पेशावर का हादसा हमारे सामने है, जहां मासूम बच्चों की इस बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था। इसके सिवा रोजाना कुछ ना कुछ वहां हो रहा है। और ताज़ा तरीन मिसाल ये है कि जो आपको मालूम है कि 14 तारीख को हमारे 45 जवान जो है
वो शहीद हुए। उससे 13 तारीख को, एक दिन पहले, खुद जो है ईरान के अंदर जो 27 से ज्यादा रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो एक खुदकश धमाके के अंदर जो है शहीद हुए। और उन्होंने जो बात की वो यही कही थी कि दुनिया को समझना होगा कि मजहबी इंतहा पसंदी की सबसे बड़ी जो नर्सरी है, सबसे बड़ी जो आमाजगाह है, सबसे बड़ा जो उसको बढ़ावा देने का मरकज है वो पाकिस्तान है। और अगर दुनिया ने रहते इसको बात को नहीं समझा तो दहशतगर्दी, मजहब और तशद्दुद जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। ठीक है सर, मैं आ रहा हूं आपके पास और भी सवालों के साथ। अब मैं स्वदेश सिंह के पास आना चाहता हूं। स्वदेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। अक्सर देखा गया है या पहले भी देखा जाता रहा है, देवबंद टारगेट पे रहता है। देवबंद में इंटेलिजेंस एजेंसियां, हालांकि ठीक है जो इल्जामात है ये अभी मुश्तबा दहशतगर्द मैं कह रहा हूं, बाकी लोग तो सीधे दहशतगर्द करार दे देते हैं, लेकिन हम अभी जब तक कि इस पूरे मामले में साबित नहीं हो जाता हम इन्हें मुश्तबा ही कहेंगे, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि 10-10, 20-20 साल बाद भी लड़के बेगुनाह छूटे हैं। ये भी एक सच्चाई है सर। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आपके ही पार्टी के कई लीडरान, गिरिराज सिंह साहब का मैं जिक्र करूंगा, मंत्री हैं कैबिनेट में, वो जिस तरह से बातें करते रहे हैं, देवबंद दहशतगर्दी का अड्डा है, उनके ही लफ्ज है, ठीक है। वसीम रिजवी साहब कहते हैं कि मदरसों में दहशतगर्दी पढ़ाई जाती है। इस तरह की जब कोशिश, जब इस तरह के बयानात और भी आपके पार्टी के लीडर इस तरह से करते रहे, तो जब आप लोगों की सरकार है, दोनों जगह सरकार है, तो बड़ी जांच क्यों नहीं करवा रहे थे, कार्रवाई कर देते। इनको कई बार आप लोग सियासत के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए मुफीद होता है, इसलिए आप लोगों के लिए बेहतर भी होता है। हालांकि इस पर आप क्या कहेंगे जो ताजा वाकया हुआ है? देखिए, जो ताजा वाकया, जैसा कि अभी हमारे पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे कि इसके लिए सबसे पहले तो हमें यूपी पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे कोई, वो वहां देवबंद के रहने वाले सहारनपुर या वेस्टर्न यूपी के युवा नहीं थे, वो कश्मीर से आके वहां रह रहे थे और वो कोई कारण नहीं बता पाए, जैसा कि देलवी साहब ने बताया कि वो देवबंद के विद्यार्थी, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसके बाद जो बातें आने लगती है ना, जो बातें आने लगती है ना, उन पर मैं जो सवाल उठने लगता है उन पर मैं सवाल पूछूं। बिल्कुल करते हैं। तो अभी इसीलिए जैसा कि हमने देखा कि अमरोहा में भी हुआ और एक बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल उसको बस्ट किया गया। अब उसको जब, क्योंकि पहले से ही पकड़ लिया गया, तो कुछ लोग भी निकल के आए जिन्होंने कहा कि ट्रक की टंकी से निकला हुआ वो है, जबकि उससे कहा गया कि क्रूड रॉकेट लॉन्चर भी बनाया जा सकता था। यानी कि अगर हम उसको पहले ही बस कर देते हैं तो उस पर तमाम तरह के सवाल उठने लगते हैं कि लोग निर्दोष हो सकते हैं और ये हो सकते हैं। बिल्कुल चांसेस हैं, लेकिन क्या ऐसे चांसेस लेते रहा जाए? क्या पुलवामा होने के बाद इस तरह की कार्रवाई होगी क्या? तो उनको डिटेन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, और ऐसा नहीं, उनके साथ हथियार भी मिले। एक खास कम्युनिटी, खास इदारा आपकी सियासत का शिकार बनता रहा है। हमारी सियासत, आपके लीडर के बयान हैं मध्य प्रदेश में ये देखिए, इसीलिए इसको न्यूज और नैरेटिव के फर्क को समझना होगा। मध्य प्रदेश में भी 4 क्या कहते हैं मुस्लिम्स के ऊपर एनएसए लगाया है मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने, वो नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। यानी कि एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश भी की जाती है। 4 से 14 तक हम सरकार में नहीं थे, उसके अगर जिस तरह की गिरफ्तारियां देश के अलग अलग हिस्सों में हुई उसका बीजेपी से कोई लेना देना नहीं था। वो सरकार होती है, सरकार की जांच एजेंसियां होती है, एनआईए होती है और दूसरी इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं, 10 तरह की एजेंसियां होती है, और वो तमाम सबूतों और बयानात के आधार पर गिरफ्तारियां करते हैं। इसलिए इस पूरी कार्रवाई को आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, किसी और की सरकार होती है और ऐसे ही 2 कश्मीर के लड़के जिनके पास बंदूकें, मैं आज की कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की कार्रवाई की बात नहीं कर रहा हूं। उठा लीजिए, अभी हम अमरोहा की बात कर लेते हैं। परसेप्शन बनाने की कोशिश, परसेप्शन तो बनाता सियासत जो होती है, यही तो मैं आपको कह रहा हूं, परसेप्शन बनता कैसे है? बीकानेर में सारे पाकिस्तानियों से खाली करा लिया गया, आज वहां कांग्रेस की सरकार है। इसीलिए कह रहा हूं, इसको सरकार से नहीं देखा जाना चाहिए। आपको पता है 4 लड़कों से गाय का ही काम करने के लिए मध्य प्रदेश में 4 लड़कों के ऊपर एनएसए लगा दिया गया, कहीं खबर में है क्या? वो नहीं है। अभी वही क्या गलत किया? ये फिर यहाँ गलत क्या किया? मैं कह रहा हूँ गलत किया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कहीं नहीं रहा गलत किया। आपने पार्टी से जोड़ा ना, इस पे मैं कह रहा हूँ, मैं इसके पीछे होने वाली सियासत की बात कर रहा हूं। पीछे कोई सियासत नहीं होती है। अगर आप या तो फिर कोई डेटा लेके आइए जिससे बताइए कि बीजेपी के 16 राज्यों में, बीजेपी के 17 राज्यों में ऐसे लोग पकड़े गए जिससे वो निर्दोष पाए गए। आपके पास आऊंगा, बहुत सारे सवालों के साथ आऊंगा। ये सियासी बातें जो है आप घुमाने वाली ना कीजिए। जो कार्रवाई हो रही है वो तो जायज है, होनी चाहिए, और वो तो जांच का विषय है। हमारा सवाल यह, इसके पीछे मैंने इसलिए सियासी सवाल, आप क्योंकि सियासतदान इसलिए किया, मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी, कैसे देखते हैं इस कार्रवाई को? और एक बड़े इदारे के आसपास, हालांकि वो उसके स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन उस इलाके में, उस कैंपस के आसपास रहना और इससे पहले भी वहां लोगों से पकड़ाना, क्या कोई बड़ा कनेक्शन है? क्या देवबंद भी कहीं ना कहीं खुलकर इसकी क्या जांच हो जानी चाहिए क्या? नहीं, देखिए 3-4 बातें हमको इसमें देखना पड़ेगा। एक तो ये जो कार्रवाई यूपी के भीतर पुलिस ने की है, मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी इंटेलिजेंस का ही परिणाम है। एक अच्छी इंटेलिजेंस, एक इफेक्टिव इंटेलिजेंस अगर नहीं होती तो शायद पुलिस वहाँ पर इसको अंजाम देने में कामयाब नहीं होती।
और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं जो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उस जाल को फैलाने की कोशिश करेंगे, और कोशिश वो कर भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे करके और ऐसे लोगों को कश्मीर से यहाँ भेजें। और इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जहाँ एक और भारत जिस तरीके से एक प्रॉक्सी वॉर और एक खुले, मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान लगभग खुला युद्ध और जो वहाँ के दहशतगर्द हैं वो खुला युद्ध कर रहे हैं, और भारत को भी उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। अगर वो भारत इस तरीके की तैयारी नहीं करता है तो उस युद्ध का परिणाम क्या होगा इसका अंदाजा हम अभी नहीं लगा सकते हैं। ये देखने की बात है कि देवबंद का, जहाँ तक आपने सवाल किया, पहले भी ऐसे सवाल उठे हैं कि देवबंद की कुछ जो वहाँ का कार्रवाइयाँ हैं वो कई बार सवाल के घेरे में आई हैं, लेकिन सवाल के घेरे में आने से ही कोई दोषी बन जाए या दोष सिद्ध हो जाए, ऐसा नहीं होता है। मुझे लगता है कि जब सवाल उठे हैं तो उन सवालों के उत्तर मिलने चाहिए कि वो वास्तव में कोई रोल प्ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जी। ये जो मदरसों की बात की जाती है, प्रमुख रूप से इसका मकसद ये होता है कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो युवा वर्ग है या जो बच्चे हैं उनके मस्तिष्क को वॉश आउट करने की या ब्रेन वॉश जिसको हम कहते हैं, ब्रेन वॉश करने की धार्मिक तरीके से कोशिश तो नहीं हो रही है। ऐसे सवाल उठें तो हमको इसको दायरे में मुस्लिम के ऊपर या कोई देवबंद के ऊपर उंगली उठ रही है या उसको दोषी करार दे दिया गया है, मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दबाजी होगी अगर हम ऐसा कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो। ठीक है, मैं सर आपके पास आऊंगा। डॉक्टर JN चेंबर साहब, आप लगातार काम कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, इंटेलिजेंस, खासतौर से प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम भी आप रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपके सामने से होकर भी गुजरी होंगी। सर ऐसे जो मामलात हैं खासतौर से इस तरह के, उनको टैकल करने का जो तरीका होता है आमतौर पर होता क्या है? पहली बात ये, क्योंकि कई बार हमने देखा कि लोग बेगुनाह भी बाहर निकले हैं और कई सालों बाद बाहर निकले। मैं इन लोगों को भी खासतौर से मुश्तबा कह रहा हूं, संदिग्ध कह रहा हूं, जब तक कि ये पूरी तरह से गुनहगार साबित न हो जाए। लेकिन यह बात भी सच है कि जब जैश जैसी तंजीमें इतना बड़ा जाल फैला रही हैं और बड़े इदारे या उनके आसपास रहने वाले लोग उनके टारगेट में हैं, तो हमारी एजेंसियां क्या कहीं कमजोर हैं? बड़ा सानिया होने के बाद ही क्या जागती हैं? क्या ये लोग वहां पर पहुंच कैसे जाते हैं? कई दिनों से कैसे रह रहे हैं? इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? पहले तो मैं एक गलत फहमी आपको दूर कर दूं कि उत्तर प्रदेश, क्योंकि बात उत्तर प्रदेश और देवबंद की जा रही है, मुस्लिम्स की जा रही है। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें मैक्सिमम मुस्लिम्स की आबादी है। अगर आप दहशतगर्दी का इतिहास देखें, जहां तक मुझे स्मरण है, लगभग 6 या 7 केसेस जो है टेररिज्म के पिछले 10-15 सालों में ये हुए हैं, और उसमें जो डेथ्स आई हैं रफली वो 65-66 के करीब आती हैं। जयवीर सिंह और इसको क्लियर कर सकते हैं अगर कोई थोड़ा बहुत उसमें फर्क हो। तो आप ये देखिए कि अगर पूरे इंडिया की आप बात करते हैं तो लगभग 18,500-19 हजार जो है कैजुअलिटीज, डेथ्स जो टेररिज्म के कारण पूरे हिंदुस्तान में हो चुकी हैं, और उसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में अगर 65 या 70 ही डेथ्स हों तो आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस सतर्क है, उत्तर प्रदेश की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, और यहाँ की जो जनता है, जो मुस्लिम लोग भी हैं, वो भी अच्छे हैं, वो भी समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना, उनके फायदे के लिए क्या चीज है, उनके फायदे के लिए क्या चीज नहीं है। तो ये गलतफहमी बिल्कुल दूर हो जानी चाहिए। टेररिज्म का कहीं ना कहीं कनेक्शन जो आप जैश मोहम्मद या अलकायदा या वो वास्तव में ही एक मुस्लिम धर्म के साथ जुड़ा हुआ जरूर है, लेकिन हम ये कहें कि लेकिन सर मुझे तो जुड़े मौलाना साहब के पास जाऊंगा इस बारे में सवाल लेकर के। मैं आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि मुझे भी एक बात बड़ी अखरती जो आप सही कह रहे हैं उस तरफ मैं जाऊंगा। जी मैं आपकी बात का भी जवाब दे दूं। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मेनली हमारे पास जो 3 लेयर्स हैं, एक तो राष्ट्र लेवल पे है, हमारी IB काम कर रही है, फिर जो स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है वो काम करता है और उसकी शाखाएं नीचे तक है, और फिर LIUs होता है जो लोकल इंटेलिजेंस है। इसके अलावा मुझे ये महसूस होता है कि इस समय जिस वक्त हम सर्विस में आए थे और उस टाइम काफी आपस में हिंदू मुस्लिम झगड़े वगैरह फसाद होते थे, तो एक पीस कमेटीज बनती थी
तो ये शायद ये वक्त आ गया है कि हम एक तरफ तो मुस्लिम्स को जागृत करें और उनकी कमेटीज बनाएं कि इस तरह के अगर कहीं भी आपको दहशतगर्द दिखाई देते हैं तो उसकी सूचना जो है बाकायदा जो है वो शासन को और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को दे। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एक तो उनमें भी उनके भी जज्बात जो है हिंदुस्तान के साथ। तो सवाल ही पैदा होता ना सर कि इस तरह की स्लीपर सेल्स के खिलाफ कोई बहुत बड़ी रणनीति है नहीं, कोई बड़ी हिकमत अमली है ही नहीं। लेकिन उनको साथ लेना पड़ेगा, बहुत जरूरी है उनको साथ लेना। अगर आप कहो कि कोई भी काम जो है गवर्नमेंट अकेली कर सकती है वो संभव नहीं है, पब्लिक को साथ लेना पड़ता है। बिल्कुल, बहुत अहम बात। अतहर हुसैन दहलवी साहब, मैं जरूर आपके पास इस खास तौर से आना चाहूंगा। जो बात कही जाती है, जो बात सर भी कह रहे थे, जो नाम उन्होंने लिया, सब लोग नहीं होते हैं ऐसे और हम तमाम लोग अपने मुल्क के मफाद के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं, लेकिन जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, अगर दुनिया में कहीं पर भी हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो जाए तो आग बबूला हो जाते हैं हिंदुस्तान सहित दुनिया भर के मुसलमान। लेकिन जब दहशतगर्द तंजीमें, इस तरह की तंजीमें मोहम्मद का नाम अपनी तंजीमों के साथ रखकर जोड़ करके खून खराबा करती हैं, मैंने नहीं देखा कि कभी सड़कों पर आकर के मुसलमानों ने प्रदर्शन किया हो या दबाव बनाने की कोशिश की हो या कोई बहुत बड़ा फतवा निकला हो कि आप कम से कम इन तंजीमों के नाम बदलिए। यह बहुत बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ये जो रेडिकलाइजेशन है वो फिर तो हमारे समाज में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दिमागों में भरा हुआ है ना, वो हम उससे पार नहीं हो पा रहे। देखिए, बिल्कुल जायज और बरवक्त आपने सवाल करा है। पहली चीज तो ये समझना चाहिए कि जब मुसलमान ऐसी चीजों की मुखालफत करते हैं, पूरा रामलीला मैदान भरता है और हमारे इंटेलिजेंस के ऑफिसर यहां मौजूद हैं, क्या बेगम हजरत महल पार्क भरता है जहां दहशतगर्दी इन तमाम चीजों की मुखालफत होती है, तो उस जगह को ना तो उस खबर को ना तो अखबार जगह देते हैं और ना बुरा मत मानिए आप उसको दिखाते हैं। हमको कैसे मुसलमान पसंद हैं जो ये कहे कश्मीर को आज़ाद होना चाहिए, हमको कैसे मुसलमान हैं जो ये कहें कि हिंदू देवी देवताओं के साथ ऐसा करना चाहिए, हम उन्हीं लोगों को खबरें दिखाते हैं। एक हमारा एक सोच बन चुकी है, मैं बड़ी सच्चाई के साथ आपको कह रहा हूँ। दूसरी चीज सर, मुझे पूरा इमरान, मीडिया दिखाए ना दिखाए, हमारे समाज की तरफ से, देखिए हमारे समाज की बात ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आप नमाज के बाद हुआ है, बिल्कुल हुआ है इमरान साहब, बिल्कुल हुआ है कि जैश मोहम्मद नहीं बदलो। इस घटना के बाद भी कोई नहीं कहा कि मेरे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये हादसा 14 तारीख को होता है, जुमे, उसके बाद जुमे के दिन हिंदुस्तान भर, कश्मीर की मैं खबर नहीं रखता, हिंदुस्तान की तमाम मसाजिद में इस दहशतगर्दाना और तमाम मिल्ली तंजीमों ने सिवाय उर्दू अखबारात की कोई उनको शाया नहीं करता है। मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस मुल्क में इतना बड़ा सोशल मीडिया है, हमने देखा, मुकम्मल लोगों ने शेयर किया, लोगों ने डाला। देखिए मुकम्मल सर, बिल्कुल डाला जा रहा है, बिल्कुल डाला जा रहा है। अब दो चीजें जिसको आपको समझना है, जिसकी तरफ हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इशारा करा। पहली चीज, भारतीय मुसलमान ने कभी आतंकवाद के साथ नहीं खड़ा हुआ। सबसे बड़ा हादसा था 6 दिसंबर 1992, जब भारत के साबिक वजीर आजम चंद्रशेखर ने मुंबई में यह कह दिया कि आप भारत के मुसलमान कहां जाएगा हम नहीं बता सकते। उन्होंने उस मौके में भी अपने आप को रोक के रखा। 2002 के बाद दहशतगर्दी से अलग रहे। कश्मीर में टनल के इस पार, जवाहर टनल के इस पार कभी उन्होंने कश्मीरी तहरीक की हिमायत नहीं की, बल्कि साथ खड़े होकर कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का भी रंग है। जैश मोहम्मद हो, सिमी भी इस मुल्क में होता है, सिमी भी तो इसी मुल्क में है, इंडियन मुजाहिदीन हो, इस मुल्क में इंडियन मुजाहिदीन हो, सिमी हो, कोई भी हो, जो भी भारत विरोधी है, भारत का मुसलमान समस्त भारतीयों के साथ, सारे हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिला के कहता है। वेस्ट यूपी में IAS का मॉड्यूल सर अभी क्रैक किया गया। मैं फिर आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, सवाल ये नहीं, तो मैं मान रहा हूँ मुसलमानों ने तलवार नहीं किरदार पेश किया, हिंदुस्तान के मुसलमान मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी तो कोई कमी है ना, आप इसको तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। किस चीज की कमी है सर? हमने अपने लड़कों में, हमने अपने बच्चों में वो बेदारी नहीं जगाई। बिल्कुल बेदारी है, नहीं जगाई है, नहीं जगाई सर, बिल्कुल बेदारी। अगर क्यों नहीं? अरे जैसे आप मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को लेकर जो दहशतगर्द तंजीम चल रही है, उसको वो आपको बेहुरमती नहीं लगती? कौन मना कर रहा है? सवाल ये इमरान, कोई लड़के नहीं उतरे, कभी लड़के नहीं उतरे सड़कों पर। आप मेरी बात मान लीजिए, सोशल मीडिया पर कभी नहीं देखा मैंने। चलिए बाहर नहीं उतरते तो सोशल मीडिया पर तो मुस्लिम लड़के इतने एक्टिव हैं, तंजीमें इतनी एक्टिव हैं, खुला उतरते हैं। आप 3-4 दिन के लगातार उर्दू अखबार देखिए, और मैं आपको एक सच्चाई की बात बताऊं, मैं अपने आप को खुद बताता हूं। दहशतगर्दी से लड़ते हुए 27 साल हुए, 3 हमले हुए, अपने घर वालों को वहां मैंने खोते हुए और मरते हुए देखा है। उसके बाद मैं आपको एक बात बताता हूं कि इस बयान के बाद, इस हादसे के बाद, उर्दू अखबारात के सिवा जिन जिन हिंदी अखबारात को हमने भेजा, कोई छापने को तैयार नहीं होता है।
इसकी बुनियादी वजह है कि एक सोच इस मुल्क में भी बन चुकी है कि हर हाल में ऐसे चेहरे सामने पेश करने हैं जिनको दहशतगर्दी की हिमायत याफ्ता दिखाया जाए। गिरिराज सिंह अगर देवबंद पर बयान देते हैं तो उसको जगह मिलती है, लेकिन देवबंद अगर दहशतगर्दी की मुखालफत करता है उसको जगह नहीं दी जाती। इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा। चलिए मैं आ रहा हूं सर आपके पास, बहुत अहम सवाल आपने उठाए। मैं जयवीर सिंह जी हमारे पास आ गए हैं, इस वक्त साबिक आईजी रहे हैं आप। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो पैर अगर पसर रहे हैं, इस तरह की स्लीपर सेल बन रही हैं या जैश का जाल फैल रहा है, तो उत्तर प्रदेश से जैसे कि आज हिरासत में लिया गया है कुछ लोगों को, और कौन कौन से स्टेट्स हो सकते हैं, राज्य हो सकते हैं, रियासतें हो सकती हैं जहां पर जैश अपना जाल आसानी से फैला रहा होगा? आपको क्या लगता है? इसमें तो बड़ी एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ पर हिंदू मुस्लिम का अलगाव दिखाई देगा वहीं पर जो है इस तरह की आउटफिट्स जो हैं वो पनपेंगे। अगर हिंदू मुस्लिम का संबंध साथ एक रहेगा और वो भाई से भाईचारे से रहेंगे, भाई से भाई की तरह मिलेंगे, तो कोई हालत नहीं है जिसमें कि इस तरह की हादसे हों और इस तरह की तंजीम पनपे। मैंने देखा है, J&K में भी देखा है और दूसरी जगह भी देखा है कि हमारे मुस्लिम भाई जो है हिंदुओं के साथ आकर के खड़े होकर के जो है उनकी मदद करते हैं और हिंदू मुसलमानों के साथ खड़े होकर के मदद करते हैं जब आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो देवबंद वाली जो वो है, उसमें अगर हम उसको सिर्फ उसी पर्टिकुलर पॉइंट तक ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर वो जो 2 लड़के पकड़े गए हैं और 10 को अभी उनकी इंटरोगेशन हो रही है, उनकी जांच चल रही है। अगर छोड़ दिया तो बड़ी अच्छी बात है। तो इसका मतलब है कि उनके कुछ खिलाफ नहीं मिला, 2 के खिलाफ मिला, तो उनको भी हम टेररिस्ट अभी नहीं कह सकते, क्योंकि वो टेररिस्ट तब होंगे, संदिग्ध है जब वो उनको वो भी तब होगा जब वो इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी और फिर प्रूव हो जाएगा कि वो वाकई टेररिस्ट है। अगर नहीं है तो इंक्रीमेंट जो हमारी है, जो इनके पास जो कुछ इनके फोन्स वगैरह में बाकी कुछ चीजें मिली हैं, वो इंडिकेट करती हैं कि वो किसी तंजीम से जुड़े हैं, JEM से जुड़े हैं। तो उस चीज को जो है जब तक वो पुख्ता नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में कहना भी उचित नहीं होगा। ये बम बांधकर फिदायीन हमले करने की जो ये तरीका है, ये कहां से शुरू हुआ? और इसके खिलाफ तो बहुत फतवे हैं, लेकिन आप अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, ये तरीका जो है कितना जायज है और कैसे इस पर भी इस्लाम का आवरण पहनाया जाता है? देखिए, फिदायीन अटैक किसी भी सूरत में, जो सुसाइड बमर जो भी कहिए, बदकिस्मती से हिंदुस्तान में इसका तारुफ सबसे पहले राजीव गांधी के कत्ल के लिए इस्तेमाल किया गया, जो हमारे सामने। बाद में ये मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से कश्मीर तक पहुंचा, जो सरासर कतान हराम है। खुद पाकिस्तान के उलमा का बड़ा तबका, अफगानिस्तान, ईरान इस बात पे मुत्तफिक हो चुके हैं। सऊदी अरब के मुफ्ती आदम ने यहाँ तक कहा कि इस तरीके के हमले शरान नाजायज हैं और ऐसा करने वाला इंसान हैवान से भी बदतर है। इसलिए ये जो 45 लोगों को जिस शख्स ने अपने आप बम बांध के या जो धमाका कैद अशिया के साथ करा, जो लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं, उसको मुजाहिद या गाजी कह रहे हैं, दर हकीकत वो इस्लामी तालीमात की खुल्ला मुखालफत कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैं कश्मीरी नौजवानों से एक बात कहना चाहता हूं। कश्मीर में एक जमाने में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बनाए गई। जब पाकिस्तान ने यह देखा कि अब खाली आजादी का मतलब नहीं चल सकता है, तो उसने इस पूरी लड़ाई को, पाकिस्तान ने अपने वजूद को बचाने की इस लड़ाई को इस्लाम का नाम दिया। हिजबुल मुजाहिदीन आती है, लश्कर तैयबा आती है, तैयबा मदीना तैयबा का पुराना नाम है, लश्कर तैयबा का नाम दिया गया, जैश मोहम्मद, जैश कहते हैं आर्मी को, नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया। ये तमाम चीजें इस तरीके से कश्मीर में उन्होंने शुरू करी। मैं कश्मीरी नौजवानों से और जो लोग नौजवान इसको देख रहे हैं उनको ये बताना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में, किसी भी मुल्क में, पुरामन मुल्क में हथियार उठाना खुद कानून की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि इस्लाम की बुनियादी तालीमात की खिलाफ वर्जी है। और अब मैं ये बात तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से इस पूरी पैनल के साथ जिम्मेदारी के साथ और जी सलाम पे ये कह रहा हूं, कश्मीर की लड़ाई ना तो जिहाद है, कश्मीर में जिन लोगों ने हथियार उठाए ना वो मुजाहिद हैं, बल्कि दहशत का वो रास्ता जो उन्होंने चुना है। और आर्मी चीफ ने या जो चिनार कॉप ने वहां कहा, मैं उसी को दोहराता हूं कि आप लोग पुरअमन तरीके से वापस आइए। पाकिस्तान आपका सगा इसलिए नहीं हो सकता, अगर इस्लाम की लड़ाई होती तो ईरान और अफगानिस्तान ने कहा कि दुनिया में इस्लाम को अगर खतरा किसी से तो पाकिस्तान को है।
और अगर इस्लाम की लड़ाई होती, पाकिस्तान इस्लाम का चाहने वाला होता, तो चाइना में मुसलमान इस तरीके से नहीं मारे जाते जिन पे जुल्म हो रहा है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ उसी वक्त में, सेम वक्त में ईरान में भी पाकिस्तान ने हमला कराया, 27 लोग वो भी इल्जाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भी कार्रवाई करेंगे। इस तरह की बातें वहां पर सामने आ रही हैं। ये बहुत अहम बात आपने कही है और कहीं ना कहीं ये सच्चाई सामने आनी चाहिए। और ये जो हक के खुद्दराजी की मुबैना जद्दोजहद है, जिसको लेकर के कश्मीरी आवाम और कश्मीरी लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको भी समझना होगा इसकी सच्चाई क्या है दरअसल, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं इस्लाम की दीवार से कवर देने की कोशिश जरूर होती है। स्वदेश कुछ कहना चाह रहे हैं, बाकी लोगों के पास भी मैं आ रहा हूं जी। नहीं, बिल्कुल, अगर उनको गुमराह करने की कोशिश होती है कश्मीर में हमारे युवाओं को, मैं उनकी बात नहीं करता जो भाड़े पे आते हैं पाकिस्तान से लेकर सूडान तक, उनकी जिम्मेदारी हम नहीं लेते। कश्मीर के युवाओं की जिम्मेदारी हमारी बनती है। और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर इस्लाम का रहा है और इसको बहुत साफ तरीके से जाकिर मूसा, जो बुरहान वानी के बाद जो कमांडर आए, उन्होंने कहा ये कोई आज़ादी की लड़ाई नहीं, कोई राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई नहीं है। उन्होंने, क्योंकि वो पहली बार एक ऐसा यूथ सामने आता है 22-23 साल का जिसने साफ तौर पर कहा कि हम खिलाफत की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस्लाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा, जब 1989 में भी दहशतगर्दी शुरू हुई, वहां पर जो मस्जिदों से अजानें चली, वो उसके अलावा जो पूरे 90 के दशक में जो दहशतगर्दी चली, जैसा कि नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन का, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की, उसको आजाद कराने का। लेकिन अब जो यूथ निकल के आ रहा है, मेरी एक बड़े मौलाना जी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखो डेथ जो है वो डिपार्चर पॉइंट है ही नहीं। जिस लड़के को ये लग गया, जिस मुस्लिम लड़के को, कि डेथ से हमें कहीं जा ही नहीं रहा हूं, इससे तो मैं मुजाहिद बन रहा हूं, तो उसके बाद उसके लिए ये सब चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। तो इस रेडिकलाइजेशन को कैसे खत्म करना है, वो बातें कैसे उनके अंदर डाली जाती हैं, इसमें देलवी साहब जैसे लोगों को वहां पे और ज्यादा जाना चाहिए। और ऐसे लड़के, और ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मुट्ठी भर होंगे, लेकिन वो मुट्ठी, जब आपके हाथ में AK-47 होती है तो मुट्ठी भर भी बहुत काम कर जाते हैं। वहां तो सिर्फ एक लड़का था और हमने देखा 44। सोच है, वो हमारे जो लिबरल, जो इस्लामिक विद्वान है, उनके साथ भी उनको कैसे बैठा सकते हैं, इस पे हमें सोचना चाहिए। और आप यकीन मानिए, अगर हमारे नाज़रीन लगातार देख रहे हैं, जिस दिन ये हमला हुआ उसके दूसरे दिन से ही जी सलाम ने जड़ को पकड़ने की कोशिश की। इस सोच पर हम लगातार अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से, एक्सपर्ट से बहस कर रहे हैं कि अब इसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर कैसे काम किया जाए। हो सकता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, 100 साल भी हो सकता है। जब पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करके हमारे लोगों की सोच बदल सकता है, तो हम क्यों नहीं अपने लोगों की सोच बदल सकते? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीरियों के साथ। यह हमारा बहुत बड़ा मौके। मैं एक बार फिर आऊंगा हमारे जयवीर सिंह साहब के पास। जयवीर जी, फिर मैं बात करता हूं खास तौर से स्लीपर सेल की, जो मुल्क भर में फैली हुई है इस तरह की दहशतगर्दाना तंजीमों की, और उनसे निपटना बहुत मुश्किल भी काम है, पहचानना बहुत मुश्किल काम होता है, उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम होता है। आज के दौर में क्या यह मुश्किल है या और आसान हो गया सर? ये देखिए, स्लीपिंग का जो ये सेल्स होते हैं, इनको पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपके साथ वाला जो है, वो साथी जो है, कि वो स्लीपिंग सेल में काम करता है या नहीं करता, जब तक कि कुछ ना कुछ उसकी एक्टिविटी ऐसी उजागर ना हो जिससे कि उसका पता चले। तो ये अंडरग्राउंड रह करके ही या चुपचाप ही कार्रवाई करते हैं, मतलब पर्दे के पीछे काम करते हैं, पर्दे के आगे नहीं काम करते हैं। और इनका अपना एक लिमिटेड दायरा होता है, उसी दायरे के अंदर रह करके ही काम करते हैं, उससे आगे नहीं आते हैं। उनकी मदद करना या कुछ, जैसे अगर ये दोनों मुश्तबा दहशतगर्द जो कि पकड़े गए हैं, ये अगर देवबंद में रह करके अपना काम कर रहे होंगे, काफी वक्त से कर रहे होंगे, या इससे पहले भी लोग कर चुके होंगे, या और भी इनके साथी होंगे, अब तो धीरे धीरे पता लगेगा, तो किस तरह से कहीं ना कहीं एक बड़ा मजहबी इदारा वहां पर है, एक बड़ा सेंटर है इस्लामिक एजुकेशन का, जो दुनिया भर में मायने रखता है, वहां पर दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं, बहुत बड़ी तादाद है। तो किस तरह से ये लोग वहां पर घुस करके अपना काम कर, ये तो बहुत ही खतरनाक हालात बनाने की कोशिश है सर। क्योंकि ये लोग तो वहां पर एज ए स्टूडेंट गए, स्टूडेंट बन करके गए और वहां पर पढ़ने के लिए गए, लेकिन उन्होंने पढ़ने के अलावा अपनी जो कार्रवाई उन्होंने करनी थी वो करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से जो है उन लोगों को जो है पहचानना भी मुश्किल होता है। लेकिन जब ये लिंक मिलना शुरू हुआ और जो स्टेट के पुलिस मशीनरी है उन्होंने एक्टिविटी अपना शुरू की, जब जैसे ही उनको कोई खबर मिली, तो देखो वो उस पॉइंट तक पहुंच पाए और इनको पकड़ सके।
अगर ये पिछले 3-4 दिन से जो है का ऑपरेशन नहीं है, बहुत पहले से जो है इसका 1-1.5 महीने से जो है इस चीज की जो है वो चल रही है। और उसके बाद जो है जब चीजें सामने आती हैं तो लगता है कि बहुत छोटा सा ऑपरेशन है, लेकिन इसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं वो बहुत मुश्किल होता है। हालांकि जो 2 लड़के पकड़ाए हैं इनका अभी पुलवामा कनेक्शन कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया, क्योंकि इनको पकड़ने की कार्रवाई बहुत पहले से चल रही थी और अभी इन्हें हिरासत में लिया गया। अब देखना ही होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है। इस हमले से जुड़ी हुई भी कोई बात निकल कर आती है क्या, यह भी देखने वाली बात होगी। प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी, ये तो हम इस खास सब्जेक्ट पर बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो बहस का सब्जेक्ट है वो है सोच। ये सोच कैसे बदलेगी और इसके लिए इस सानेहे के बाद, इस हादसे के बाद, इस वारदात के बाद हमें क्या नई रणनीति, नई हिकमत अमली के साथ काम करने की जरूरत है क्या? आप जैसे लोगों से मैं इसलिए जानना चाहूंगा। मुझे लगता है कि रहमान साहब 2 किस्म की स्ट्रेटेजी हिंदुस्तान को अपनानी पड़ेगी। एक तो ये कि समाज के स्तर पर समाज की चेतना और समाज की सोच, उसमें बदलाव और उसमें परिवर्तन की जरूरत है। क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी दहशतगर्दी का जो इलाज है वो केवल पुलिस अकेले कर पाए, ये संभव नहीं होता है। इसलिए समाज के लोगों को भी पुलिस की आंख और कान बनना पड़ेगा। जब तक समाज पुलिस की आंख और कान नहीं बनता है तब तक पुलिस अकेले लड़ती तो रहेगी, लेकिन हम केवल पुलिस को या इंटेलिजेंस को केवल अब्यूज करते रहें और ये कहें कि साहब बिल्कुल फेल हो गया, जैसे अब कुछ राजनीतिक दल ने करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने वायदा किया था कि हम सियासत नहीं करेंगे सुरक्षा पर, लेकिन वो अब सियासत पे आ गए। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने कहा सोच कैसे बदलें, सोच बदलने के लिए पहले तो ये जो पॉलिटिकल क्लास है ना, इसको भी कहीं ना कहीं वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र की राजनीति, देश हित की राजनीति का पल्ला पकड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं पकड़ते हैं तो इस सोच में वो और आग में घी का काम करते हैं। कई बार जो जैसे महबूबा मुफ्ती आजकल जो भाषा बोल रही हैं वो भाषा आतंक को ही बढ़ावा देगी। वो ना तो कश्मीरियों का कोई भला कर रही है ना कश्मीर का कोई भला कर रही है। जो आतंकवादी ताकतें हैं उनको उससे बल मिलेगा, पाकिस्तान को बल मिलेगा। ऐसे ही हमारे एक और राजनीतिक दल ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और ट्वीट करके कुछ मजाकिया तरीके से जो बातें कही हैं, मुझे लगता है कि उस पर ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। कम से कम आज के समय में ये समय नहीं है जब हम इस प्रकार की सुरक्षा ये भी तो समय नहीं है। गवर्नर के ओहदे पर बैठे हुए एक शख्स कहते हैं कि कश्मीरियों को जहां हो वहां पर मारो, तो ये इस तरह के बयान भी देखिए, ऐसा है कि ऐसा जो स्टेटमेंट्स हैं ये स्टेटमेंट भी कोई किसी प्रकार के हल की तरफ ले जाने वाले स्टेटमेंट नहीं है। अगर हमको इस प्रकार से करना है तो वो कहां ले जाएगा, हमको कहीं भी नहीं ले जाएगा जी। और इसलिए तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि आज ये सच है कि हमको कश्मीरियों को पूरी सुरक्षा, जो कश्मीर से बाहर हैं उन युवाओं को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन उसके साथ मैं बड़ा स्पष्ट शब्दों में आज ये कहना चाहता हूं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी एक कड़ी नजर रखने की जरूरत है, जिसमें वो ये देखें कि जो कश्मीर का युवा है उसको कहीं आतंकवादी संगठन अपना मोहरा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं जी, या अपनी स्ट्रैटेजी का हिस्सा बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर कोशिश कर रहे हैं, अगर कोशिश कर रहे हैं तो उसको रोकना चाहिए। अगर 20-22 साल का लड़का जरूरत है फौज इसलिए गाड़ियों को लेकर के उड़ जाता है, यही मैं कह रहा हूँ कामयाब हो रहे हैं। और इसलिए हमको जब हम कश्मीरियों के खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई करती है तो उसको कश्मीरी या मुस्लिम का सवाल नहीं बनाना चाहिए। ये भी सोच बदलने के लिए बहुत जरूरी है। यही तो पड़ोसी मुल्क का प्रोपेगेंडा है जिससे हमको मुकाबला करना है। सर, मैं मौलाना साहब के पास एक बार फिर आना चाहूंगा। जो बात निकलकर सामने आई सर, समाज, सियासी जमातें तो शायद अपनी सियासत से बाज नहीं आएंगी, लेकिन सर उलमा हजरात इस पर क्या कर रहे हैं, क्या इकदाम उठाते हुए दिखे, वो थोड़ा हमें समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारा समाज कहीं ना कहीं, हम अगर मिल्लत की बात करते हैं, कौम की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें फॉलो करता है, उनकी बात को तरजीह देता है। देखिए, अगर मैं समझता हूं कि अगर आप नेट है और तमाम जितने भी पैनलिस्ट और जो हिंदुस्तान भर में, जो दुनिया भर में लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो गूगल सर्च करेंगे तो मालूम ही हो जाएगा कि हिंदुस्तानी मुसलमानों ने दहशत के खिलाफ कब कब क्या क्या बात कही है। मैं 2 चीजें कहूंगा जो हमारे प्रोफेसर साहब ने की। पहली चीज तो देखिए कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान में, हर, आप जैसे जयवीर साहब ने कहा, हर भारतीय की तरह ये पूरा दम है कि वो इस बात को कहता है कि लश्कर, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन खालिसतन दहशतगर्द तंजीमें हैं जो इस्लाम के नाम पर कश्मीर में खून खराबा कर रही हैं। और कश्मीर की तरीक खालिसतन बिल्कुल किसी सूरत में उसको जिहाद नहीं किया जा सकता। अब मैं दूसरा सवाल
अपनी इस पैनलिस्ट से करना चाहता हूं। आप कहते हैं ठीक है, कश्मीर के बाहर को आए उसको होनी नहीं चाहिए, इंक्वायरी मेरी भी होनी चाहिए। जाहिर बात है इस मुल्क की इंटेलिजेंस इतनी मजबूत है कि शिवराज सिंह चौहान के दफ्तर में अगर 4 लोग ISIS के होते तो उन्होंने उनको पकड़ा। ये हमारे इंटेलिजेंस की खूबी और कमाल है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैं एक बात पूछता हूं आप चारों से बड़े अदब के साथ, मेरा दर्द हो रहा है, वो दर्द ये है कि इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हर साल उस व्यक्ति का शहीदी दिवस मनाती है, जिंदा शहीद कह के, ये संत कह के, जिसका नाम भिंडरावाला था, जिसने इस मुल्क को तकसीम करना चाहा। जहां चंडीगढ़ की सड़कों पे उस दिन नौजवान लड़के भिंडरावाले की तस्वीर पहन के कारों पे स्टिकर लगा के रखते हैं। मुझे शर्म आती है कि इस मुल्क की एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी 15 साल उनके साथ सरकार बनाती है और कभी अकालियों को यह बात नहीं कह पाई कि आप भिंडरावाले का जो शहीदी दिवस मनाते हैं भारत के वो पार्टी तो PDP के साथ भी सरकार मैं वही कह रहा हूं, इसलिए पॉलिटिकल उस पर मत। और अपनी यूपी पुलिस के बारे में अजमरान, 2 हमारे वरिष्ठ पूर्व अधिकारी मौजूद हैं। यूपी पुलिस के कामकाज के मैं ये कह सकता हूं, क्या बिजनौर हो या अमरोहा हो, पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करा है। लखनऊ के अंदर इस बावजूद की योगी सरकार मौजूद थी, मदारिस के सिलसिले में मैं समझता हूं हिंदुस्तान से ज्यादा ईमानदाराना तरीके से कोई बात नहीं हो सकती। जब राजनाथ सिंह साहब ने सदन पटल में कहा हमारे मदरसे आतंकवाद के अड्डे नहीं, बेशक। जब प्रधानमंत्री ने रफीक ज़करिया CNN को इंटरव्यू देते हुए कहा कोई भारतीय मुसलमान ISIS के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी आशा मैं आम भारतीय से भी करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि कोई हमारे जो मुसलमान भाई हैं वो उतने ही राष्ट्रवादी हैं जितना कोई और है। इसलिए मेरा कहना है हिंदुओं से, मुसलमानों से, जो बच्चे मुस्लिम बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको अपने अतराफ में कोई ऐसी सोच व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कोई ऐसी सोच नजर आती है जो इस्लाम का नाम दे के, आजादी का नाम लेके मुल्क के खिलाफ जाती है, आपका पहला फर्ज यह है कि आप अपने पुलिस को अतराफ में अपने वालिदैन उनको बताइए ताकि मुल्क की हिफाजत और इसकी तरक्की में आप बराबर। बहुत अहम बात और कहीं ना कहीं इसका खुल के विरोध होना भी चाहिए। मैं डॉक्टर JN चेंबर साहब के साथ तरफ जाना चाहूंगा, यूपी के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रहे हैं आप सर। जैसे देवबंद की बात हो रही है, देवबंद के मामले में पहले भी इस तरह के वहां उस कैंपस में या उसके आसपास इस तरह के लोग पकड़ाए जा चुके हैं, सवाल उठते हैं। तो मैं सिर्फ देवबंद की नहीं और भी तंजीमों की बात करूंगा, उन्हें भी कम से कम कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए और आगे आना चाहिए या कुछ ऐसे सिस्टम बनाने चाहिए ताकि उन पर उंगली ना उठे या उनके आसपास इस तरह के लोग ना फटकें, क्योंकि बदनामी तो कहीं ना कहीं, सवाल तो उन्हीं पर आते हैं, बदनामी तो होती है ना, यह भी एक बड़ा सवाल है और फिर बाद में सियासत होती है। हाँ, लेकिन इससे पहले मैं जो नदवी साहब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जो भिंडरावाले के जो 10, 12, 15 लड़के जो वहाँ तस्वीर लेके घूमते हैं, अब वो वक्त देखिए जब पंजाब में टेररिज्म जो है बिल्कुल चरम काफी एपेक्स लेवल पे था, लेकिन वही पंजाब के लोग हैं, वही सिख लोग हैं जिन्होंने टेररिज्म को खत्म किया। और ये विश्वास हमारा पूरा बना हुआ है कि अगर टेररिज्म कहीं ना कहीं कुछ बिगड़े हुए लड़कों से जो कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित रखते हैं, उसमें मुस्लिम समुदाय का पूरा योगदान हमेशा रहेगा। अब मैं जो आपका जो बात आपने संस्थाओं को लेकर है, जो सामाजिक संस्थाएं हैं या जिन संस्थाओं पर बार-बार सवाल उठते हैं, ये जो शिकार बनाई जाती है, कम से कम मैं ये कह रहा हूं। और बिल्कुल, और मेरा ख्याल में कन्फाइड करना चाहिए उन पे उनको विश्वास दिलाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के लिए और देश के लिए वो साथ में चलें ताकि टेररिस्ट किसी भी हिंदुस्तान की धरती पर पलने ना पाए। अब देवबंद में जो 2 लड़के पकड़े गए हैं, अब सबसे बड़ा प्रश्न तो ये उठता है कि बाहर के लड़के यदि कोई टेनेंट्स के रूप में कहीं चाहे हॉस्टल में क्यों ना रह रहे हों, तो प्रशासन का ये बार-बार आदेश है कि अगर किसी को भी टेनेंट के रूप में आप रखते हैं तो प्रशासन को, पुलिस को इसकी खबर करें। एक अगर निजी हॉस्टल में रह रहे थे वो लोग, जी, कहीं भी निजी हो या कोई भी हॉस्टल हो, लेकिन उसकी सूचना जो है दिया जाना बहुत जरूरी था पुलिस को। अगर पुलिस को सूचना दी गई है तो पुलिस ने उसकी दरियाफ्त क्यों नहीं की, ये एक प्रश्न है जो मुझे नहीं मालूम कि इसके विषय में क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो दूसरी चीज जो आपने उठाई है उसमें मैं थोड़ा सा अलग रूप से कहना चाहूंगा कि कश्मीर की प्रॉब्लम अलग है, कश्मीर टेररिज्म की प्रॉब्लम अलग है। इसको पूरे देश की प्रॉब्लम नहीं मानना चाहिए हमें, ये बहुत जरूरी है। देश के अन्य हिस्सों में अगर कोई लड़के को कुछ ना कुछ उसको ये कि अगर मर जाएंगे तो वहां पर आपको हूर परी मिलेगी, इस तरह की बातें करके वर्गला ले
देखते हैं तो ये बहुत ही इक्का दुक्का इस तरह के केस होते हैं। कश्मीर वास्तव में एक प्रॉब्लम बना हुआ है और कश्मीर प्रॉब्लम की जड़ जो है वो कश्मीर में ही है। जब तक उस जड़ को खत्म नहीं किया जाता तब तक ये प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। और जड़ का कहीं ना कहीं हिस्सा जो है वहां की जो एक किस्म की एक ही मुस्लिम आबादी को लेकर है उससे भी संबंधित है। अब हजारों लाखों की तादाद में जो वहां से जो पंडित कश्मीरी पंडित वहां से आ गए तो स्वाभाविक है कि वहां पर 100% आबादी जो है से मुस्लिम तबके की रह गई है, जो कि किसी भी मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि मिलकर ही बैठना चाहिए और रहना चाहिए। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि 370 के ऊपर पुनः विचार करें ताकि वहां एक मिलीजुली आबादी हो और धीरे धीरे ये समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो कश्मीर तो बगल में है ही है, तो कश्मीर के साथ पाकिस्तान तो बगल में है ही है, तो पूरी कोशिश तो पाकिस्तान पूरा कोशिश करते ही रहेगा। वो तो खार खाया बैठा रहता है और वो तो कोशिश करेगा, उसमें कोई हमें कम से कम उस पर ताज्जुब भी नहीं करना चाहिए जी। लेकिन मैं अतर हुसैन दहलवी साहब के पास फिर आऊंगा। सर, हमारे रसूल ने तो पत्थर खाए, हमारे रसूल ने पत्थर खाए हैं लेकिन हाथ नहीं उठाया। फिर ये रेडिकलाइजेशन हमारे इस मजहब में कैसे रफ्ता रफ्ता आता चला गया और मेरा फिरका सबसे बेहतर है, ये सोच कहां से आ गई सर? और अगर ऐसा है तो ये हिंदुस्तान की अगर हम बात करें, जो बात निकल कर आई, हिंदुस्तान के कल्चर के लिए बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि हम देखते हैं ना कि पाकिस्तान के भीतर भी लोग इसी वजह से परेशान है, दूसरे कुछ मुल्कों में भी लोग इसी वजह से परेशान है, और अगर फिर सीरिया हो रहा है, मिस्र हो रहा है, यमन हो रहा है तबाह, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं ये एक बड़ी वजह रही है। देखिए इमरान, सच्चाई की बात यह है कि जो कौम भी अपनी सकाफत या तारीख के साथ चलती है वो कभी परेशान नहीं होती। यही वजह है कि अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना की जो सोच के बुनियादी फ़र्क था वो यही था। जिन्ना इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान चाहते थे और मौलाना आज़ाद हिंदुस्तानी सकाफत के नाम पर इस मुल्क में रहना चाहते थे, और वो बार बार कहते थे कि हिंदुस्तान मेरी सकाफत यानी कल्चर जो है, इस कल्चर को छोड़ के मैं नहीं जा सकता। यहाँ बंगाली को इख्तियार हासिल है कि वो अपने नाम के साथ मुहीउद्दीन मजूमदार लिखे, यहाँ केरल के शख्स को इख्तियार हासिल है कि लोकल नाम लोकल कल्चर को इख्तियार करे। और मुझको पूरा फख्र, मैं मानता हूँ रेडिकलाइजेशन हुआ है, इस बात को हमारे समाज को मानना पड़ेगा। हमारे शादी ब्याह, हमारे रस्म रिवाज, हमारे रहन सहन, हमारे खाने पीने में जो लगातार तब्दीलियां आई हैं वो कहीं ना, यहां तक कि हमारा जो तरीका तामीर था मसाजिद या दूसरी चीजों में, वो लगातार बदला है। अब इसका हल क्या है? इसका हल एक ही है। हल बुनियादी यह है कि हमको दुनिया में जहां जहां हिंदुस्तान में इस्लाम के पनपने की सबसे बड़ी वजह क्या, बदतरीन हालात जिसको लोग पाकिस्तान और दुनिया कहती है, उसके बावजूद मुसलमानों की तादाद में इजाफे की बुनियादी वजह क्या है कि हम लोकल कल्चर को हमने अपने आप को कभी नहीं छोड़ा। यही हमारे कश्मीर में आज क्या हो रहा है, लोकल कल्चर लगातार तबाह हो रहा है। वो कुछ पाकिस्तान ने करा था मुजफ्फराबाद में, जिसको हम मकबूजा कश्मीर कहते हैं, कश्मीरी जबान खत्म कर दी, पेपरमाशी का काम खत्म कर दिया। कश्मीरियों के नाम क्या है आप सुनिए, अगर कश्मीर में आपका प्रोग्राम देखा जा रहा है, इन सब बदतरीन हालात के बावजूद भी आज भी कश्मीर में सरनेम जिसका पंडित होता है इमरान साहब, वो सरनेम पंडित वाला को हिंदू नहीं होता, वो मुसलमान का सरनेम पंडित होता है, लगाते हैं नाम के आगे ऋषि। और जिन लोगों का नाम मुल्ला होता है वो मुल्ला को हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, बल्कि हिंदू होता है। आज भी अमरनाथ यात्रा को ढूंढने वाले वो कौन लोग थे जिन्होंने हिंदुओं से उस मंदिर को छुपाया नहीं था बल्कि हिंदुओं को सुपुर्द करा था। शंकराचार्य जी की पहाड़ी आज भी मौजूद है वहां पे। इसलिए अगर इस कल्चर को आपको बचाना, मैं कश्मीरी नौजवानों से कहता हूं, पाकिस्तान अपने अस्तित्व अपने वजूद के लड़ चुका, खात्मे की तरफ जा रहा है। ईरान और अफगानिस्तान उस बात को समझ चुके हैं। मैं कश्मीरी नौजवानों से कहता हूं, मुल्क एक बार तकसीम हो चुका है और हिंदुस्तान का मुसलमान आपसे यह अपील करता है, हिंदुस्तान के हिंदू आपसे अपील करते हैं, आपको इस मुल्क में ही रहना है। आजादी एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत अच्छी बात यहां से निकल कर सामने आई। उम्मीद है कि इस सोच में जो बदलाव की मुहिम है ये कभी ना कभी जरूर कामयाब होगी और इस पर इस साने के बाद फिर से सोचने की जरूरत है। आप देखते रहिए जी सलाम।